हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एसके में। आज हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छे से विस्तार करके बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो सीरीज शुरू की है मैंने, वो की है फॉरेस्ट गार्ड क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड का 9 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी आप नया नहीं पढ़ोगे, जो आप पढ़ चुके हो सिर्फ उसी का ही रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हर वीडियो मैंने बहुत अच्छे से विस्तार के साथ समझा कर कराई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से छायावाद के 4 स्तंभ में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन शामिल नहीं है? बिहारी लाल। आपको पता होना चाहिए कि छायावाद, ठीक है, छायावाद में 4 स्तंभ आते थे जिनमें, ठीक है, जो कवि ही हैं। ठीक है, एक तो आते हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और एक आते हैं तुम्हारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें 3 कवि आए हैं तुम्हारे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले देखते हैं हम महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 में। ठीक है, 26 मार्च 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था बताओ? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा है कि महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस रचना पर मिला था? इन्हें मिला था यामा रचना पर। ठीक है, कब मिला था बताओ? 1982 में। पूछा है कि यामा रचना जो है वो किनका संकलन है? ठीक है, यानी कि महादेवी वर्मा की यामा रचना है तुम्हारी 4 रचनाओं का संकलन, जिसमें आती है एक तो निहार, ठीक है, फिर आती है रश्मि, रश्मि, फिर आती है नीरजा, और फिर आती है एक सांध्य गीत। ठीक है, कौन सी आती है? सांध्य गीत। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं चारों रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? यामा। और यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था महादेवी वर्मा को? 1982 में। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी और रचनाएं देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, आए मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल भी किसकी रचना आएगी? महादेवी वर्मा की। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी एक, ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम था चांद। ठीक है, चांद पत्रिका का संपादन किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा है कि महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था? वो कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो भी महादेवी वर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें यह बात आई है निराला की। ठीक है, निराला के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, इनकी रचनाएं देख लेते हैं बस। ठीक है, निराला की रचना आती है एक तो परिमल, परिमल रचना आएगी। फिर आएगी तुम्हारी अनामिका, अनामिका, ठीक है, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता आएगी रचना इनकी। ठीक है, उसके बाद बादल राग, बादल राग, ठीक है, उसके बाद आएगी राम की शक्ति पूजा। ठीक है, ये सभी काव्य संग्रह किसके हैं? ये हैं तुम्हारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। कौन कौन से? परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, बादल राग, राम की शक्ति पूजा, और राम की शक्ति पूजा। ठीक है, काव्य संग्रह किसके हैं तुम्हारे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। ठीक है फ्रेंड, अगला पूछा जाए अब सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, बताओ कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में। ठीक है, कब हुआ था? 20 मई 1900 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कौशानी में। कहाँ पर हुआ था? कौशानी में हुआ था। और कौशानी जब कहाँ पर पड़ता था जब इनका जन्म हुआ था? तो कौशानी जब था तुम्हारा अल्मोड़ा में, और वर्तमान में कौशानी किस जनपद में है? तो बागेश्वर में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बागेश्वर जनपद का गठन कब हुआ था? 1997 में, और इनका जन्म कब हुआ था? 1900 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाए कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं देख लेते हैं कुछ। ठीक है, पूछा है कि सर्वप्रथम, यानी कि इन्हें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब मिला था? ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में। किस रचना पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, किस पर मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा है कि इन्हें पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें कब मिला था? 1961 में। पूछा है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब मिला था? 1968 में मिला था। किस रचना पर मिला था? इन्हें मिला था चिदम्बरा रचना पर। किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जैसे गिरिजय का घंटा। ठीक है, गिरिजय का घंटा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, फिर देख लिया जाए वीणा, वीणा किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। ग्रंथी, ग्रंथी, गुंजन, ठीक है, ग्रंथी, गुंजन, पल्लव, पल्लव, ठीक है, युगांत, युगांत,
ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी युगबाड़ी, ठीक है, युगबाड़ी। और उसके बाद आती है तुम्हारी ग्राम्या, ठीक है, ग्राम्या। और पूछ जाए कि ग्राम रचना किसकी आएगी, तो वो आएगी तुम्हारी जयशंकर प्रसाद की। और ग्राम्या आएगी तो सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है, ग्राम्या। फिर उसके बाद देखो स्वर्ण किरण, ठीक है, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद और उच्छ्वास, सभी किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और देख लेना, गिरिजय का घंटा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद और उच्छ्वास, किसकी रचना है ये सभी, सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि छायावाद के 4 स्तंभ में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को ही कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा, ठीक है। ये पुस्तक थी विजय दत्त श्रीधर की, किसकी थी, विजय दत्त श्रीधर की, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे बन मोर पंक्ति में अलंकार है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर बात चली है, ठीक है, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे बन मोर, आपको बताना चाहिए अगर किसी भी चीज को अगर हमें भ्रम पैदा होता है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान, ठीक है। यहाँ पर भ्रम ही पैदा हो रहा है, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, भ्रांतिमान। यानी कि देखो कैसे, यानी कि जानिए श्याम को, यानी कि श्याम को देखकर क्या समझ बैठी वो, यानी कि श्याम घन यानी कि काले बादलों को देखकर जैसे मोर वन में नाचते हैं, सेम वैसे ही मोर वन में नाच उठे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। अगला क्वेश्चन है, पत्र के सार को बताते हुए उनके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना क्या कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या कहलाएगा, टिप्पणी। यानी कि पत्र को सार को बताते हुए उनके निर्णय के लिए अपना सुझाव देना क्या कहलाएगा, टिप्पणी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राम रोटी खाया वाक्य में कारक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या है, कर्म कारक, ठीक है, राम रोटी खाया, ठीक है, या राम रोटी को खाया, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। यानी कि कारक कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो 8 प्रकार के। कौन कौन से कारक होते हैं, एक तो कर्ता, ठीक है, कर्ता की विभक्ति क्या आएगी, ने, और कर्म की विभक्ति क्या आएगी, को, ठीक है, को आएगी, ठीक है। संबंध कारक की विभक्ति क्या आएगी बताओ, संबंध कारक क्या आएगी, जो, सो, ठीक है, संबंध कारक की विभक्ति आएगी का की के, ठीक है, ये नहीं आएगी फ्रेंड्स। संबंध कारक की विभक्ति आएगी का, की, के, रा, री, ने, ठीक है, रारी रे नानी ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब हो जाए कि अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, ठीक है, अधिकरण कारक की होती है में, पर, ऊपर, ठीक है, में, पर, ऊपर। उसके बाद आता है, ठीक है, यानी कि संप्रदान कारक के लिए विभक्ति कौन सी आएगी, के लिए, यानी किसी को अगर कुछ दिया जाता है तो वहां पर कौन सा कारक आएगा तुम्हारा, संप्रदान कारक, ठीक है। अपादान कारक के लिए जो विभक्ति आती है वो कौन सी आती है, से, पर किस रूप में प्रयोग होती है, अलगाव के रूप में, ठीक है, अलगाव के रूप में, यानी कि अलग होने के बाद में, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, यानी कि हिमालय से बिल्कुल अलग होगी, ठीक है, यानी जो यहाँ पर से का प्रयोग हुआ वो किस रूप में हुआ, अलगाव के रूप में। ऐसा था कि करण कारक में एक आता है से, करण कारक के अंतर्गत से, ठीक है, करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से, पर यहाँ पर से का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है, ये होता है तुम्हारा साधन के रूप में। यानी कि जैसे कि बच्चे बस से स्कूल गए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर साधन क्या हो गया, बस हो गई, किससे गए, बस से गए थे, ठीक है। एक आता तुम्हारा, ठीक है, संबोधन, ठीक है, लास्ट आता तुम्हारा संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या आती है तुम्हारी, हे, अरे, ठीक है, ये विभक्ति आती है, यानी कि जिसमें घृणा, शोक, आश्चर्य का भाव प्रकट हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक, ठीक है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, राम रोटी खाया, तो कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पर सर्व यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको बताना चाहिए जो और सो, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और जो का जो सा भी रूप होता है, जैसे, जैसा, जिसने, ठीक है, वो सब तुम्हारे किस के अंतर्गत आएगा, संबंधवाचक के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर किस आंसर क्या हो जाएगा इसका सही, तैसा, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ई का उच्चारण स्थान है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ठीक है फ्रेंड, तालु आ गया। और ऐसे पूछा जाए कि मूर्धन्य के अंतर्गत कौन सा वर्ग का उच्चारण होता है, ठीक है, यहाँ पर आता है टै वर्ग, टै वर्ग के उच्चारण के स्थान क्या होता है, मूर्धन्य, ठीक है। कंठ तालु में तुम्हारे, ठीक है, दो संयुक्त स्वर आते हैं तुम्हारे, एक तो ए और एक आता है तुम्हारा ए, ठीक है, ये दोनों हमारे
दोनों कंठ तालु होते हैं और कंठ से कौन सा बोला जाता है तुम्हारा, कै वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको पता चाहिए कि यानी कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था बताओ? ये हुआ था नागपुर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। ठीक है, यानी कि 10 से 12 जनवरी के बीच हुआ था, नागपुर में हुआ था। और यानी कि उसी दिन से यानी कि 10 जनवरी को क्या बनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस है। ठीक है, क्या बनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आएगा तो 14 सितंबर को बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हो जाए, पहला तो हो गया तुम्हारा 1975 में, कहाँ पर हो गया? नागपुर में। ठीक है, फिर दूसरा हुआ तुम्हारा 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ, कहाँ पर हुआ बताओ? ये हुआ तुम्हारा पोर्ट लुई में। कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई। ठीक है, मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, फिर तीसरा हुआ तुम्हारा 1983 में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 1983 दे रखा है डेट, पर स्थान का क्या आएगा? 1983 में हुआ था तुम्हारा नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था बताओ? नई दिल्ली में, यानी कि भारत में। ठीक है, फिर चौथा हुआ था आपका 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई में। ठीक है, यही फिर कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई में। पहला 1975 में नागपुर भारत में, दूसरा 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, तीसरा 1983 में नई दिल्ली भारत में। ठीक है, फिर 1993 में चौथा हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके वर्तमान में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था बताओ? ये हुआ था भोपाल में। ठीक है, भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, भारत में ही। ठीक है, उसके बाद फिर पूछ जाए कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था मॉरिशस में। कहाँ पर हुआ था? मॉरिशस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछ जाए कि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 2023 में। ठीक है, फरवरी में आयोजित हुआ है ये तुम्हारा, फरवरी में। ठीक है, फरवरी 2023 में। कहाँ पर हुआ ये बताओ? ये हुआ तुम्हारा फिजी में। कहाँ पर हुआ बताओ? फिजी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 11वां और 12वां इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और स्टार्टिंग के 4 याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, आपको पता चाहिए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, और ये सभी तुम्हारे विदेशज शब्द आ जाएगा तुम्हारा, जैसे अरबी हुआ, फारसी हुआ, ठीक है, और तुर्की हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीजी खैर, यानी कि बाल गंगाधर खैर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ कब था? ये हुआ था 7 जून 1955। कब हुआ था? 7 जून 1955 में। ठीक है, यहाँ पर है गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत थे संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 16 नवंबर 1957 में। ठीक है, 16 नवंबर 1957 में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खैर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से कह देते हैं बीजी खैरवी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको पता चाहिए कि भारतीय संविधान में, ठीक है, किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो इसका आता है तुम्हारा 343 से 351। ठीक है, अनुच्छेद कौन से आते हैं? 341 से 351। आपको पता चाहिए कि 343 एक में, ठीक है, 343 कै में क्या कहा है बताओ? यानी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है, क्या किस किस अनुच्छेद में कहा गया है? 343 कै में। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पूछा है कि 344 में क्या है? अनुच्छेद 344 में क्या है? तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग। ठीक है, राजभाषा आयोग, यानी कि राजभाषा को बनाने से संबंधित आयोग जो स्थापित किए गए थे वो किसमें आएगा? 345 में। ठीक है, यानी कि 344 में। और 345 में क्या आएगा बताओ? 345 में आता है यानी कि राज्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। ठीक है, एक और आता है आपका अनुच्छेद 348। ठीक है, 348 में जो आता है, यानी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया और एक तुम्हारा हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं किस अनुच्छेद में आएंगी? 348 में। ठीक है, एक आता है आपका अनुच्छेद 351। 351 में क्या है? इसमें यानी कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में? 351 में। ठीक है, पूछा है यानी कि अपनी राजभाषा या हिंदी जो आती है, ठीक है, राजभाषा, वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। ठीक है, कितनी भाषाएं? 22। स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी? स्टार्टिंग में थी 14 भाषाएं, क्योंकि आपको पता चाहिए कि यानी कि सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 15वीं। ठीक है, 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, और ये कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, फिर जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली, ये कब जोड़ी गई थी बताओ? ये जो लगी थी आपकी
यानी कि 72वां संविधान संशोधन ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था बताओ? 1992 में। ठीक है फ्रेंड, अब हो जाए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जोड़ी गई थी तुम्हारी। 92वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, इन्हें सभी को मिलाकर कुल कितनी भाषाएं होगी 8वीं सूची में? तो आ जाएगा तुम्हारी कितनी? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अंधिकार बिल्कुल सही है, आर्यावर्त ये भी सही है, हथिनी ये भी सही है। ठीक है, आवाज नहीं होता है, क्या होता है? आवाज। ठीक है, क्या होता है? आवाज। ठीक है फ्रेंड्स, आवाज ये सही होगा, ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महोदधि का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस उदधि। आपको पूछा है कि महोदधि में संधि कौन सी है? ठीक है, ये स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि है, पर स्वर संधि का कौन सा भेद है बताओ? ये आएगी तुम्हारी गुण संधि। ठीक है, कौन सी आएगी? गुण संधि। क्योंकि तुम्हें पता चाहिए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? गुण संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, यण संधि, और आएगी तुम्हारी एक कौन सी आती है बताओ? एक आती है तुम्हारी गुण संधि। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, आपसे पूछ जाए कि या तो आ जाए तुम्हारा व्युत्पत्ति के आधार पर आ जाए, या फिर आ जाए तुम्हारा रचना के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? रचना के आधार पर, या फिर आ जाए तुम्हारा बनावट के आधार पर। ठीक है, यानी कि व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द होते हैं आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार के शब्द बताओ? ये होते हैं तुम्हारे, एक तो होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द होता है, और एक होता है तुम्हारा यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, और एक होता है तुम्हारा योगऋण। ठीक है, एक होता है तुम्हारा योगऋण शब्द। ठीक है, ऋण शब्द कौन से होते हैं? यानी कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उन शब्दों के कहते हैं ऋण शब्द। ठीक है, ऋण शब्द के अंतर्गत जैसे आते हैं तुम्हारे चावल। ठीक है, चावल, चावल का संधि विच्छेद करो, क्या सार्थक खंड हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा दिन, चावल, दिन, घर, मुंह, किसके अंतर्गत आएंगे शब्द? ऋण शब्द के। ठीक है फ्रेंड, अब हो जाए कि यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कैसे होते हैं? यानी कि यौगिक शब्द होते हैं, यानी कि तुम्हारे यौगिक शब्द 3 प्रकार से बनते हैं। एक तो तुम्हारा उपसर्ग, प्रत्यय और समास के अनुसार किन शब्दों का विकास होता है? तो यौगिक शब्दों का। जैसे अब तुम ले लो, ठीक है, यौगिक शब्दों में एक आ गया तुम्हारा, ठीक है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान, विज्ञान का संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? बी प्लस ज्ञान, क्या बनेगा? बी प्लस ज्ञान। इसमें उपसर्ग क्या आ गया तुम्हारा? वी आ गया। ठीक है, ऐसे ले लो सामाजिक। ठीक है, सामाजिक, सामाजिक में प्रत्यय क्या निकलेगा बताओ? समाज प्लस एक, क्या निकलेगा? समाज प्लस एक। ऐसा क्या तुम्हारा विद्यालय, ठीक है, विद्या के लिए आल्य, समास का आ गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये भी समास के अंतर्गत आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के अनुसार किन शब्दों का विकास होता है? तो यौगिक शब्दों का। एक इसके अंतर्गत आता है तुम्हारा योग ऋण शब्द। ठीक है, योग ऋण शब्द। ठीक है, योग ऋण शब्द क्या होते हैं बताओ? यानी कि होते तो तुम्हारे योगिक ही हैं, पर इनका शब्द जो होता है वो क्या हो जाता है? तुम्हारा ऋण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे शब्द, यानी कि जो तीसरे अर्थ को व्यक्त करें, ठीक है, या विशेष अर्थ को प्रकट करें, वो कौन से आएंगे? तुम्हारे योग ऋण शब्द। जैसा कि तुम्हारा पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर बताओ, यानी कि पीला है अंबर जिसका, या फिर पीले हैं वस्त्र जिसके। ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिसके किसको होते हैं बताओ? श्री कृष्ण के। किसके लिए विशेष प्रकट कर रहा है अर्थ? श्री कृष्ण के लिए। ऐसे आता है तुम्हारा जलज। ठीक है, यानी कि जल में जन्मा, कौन होता है वो? तुम्हारा कमल। ठीक है, ऐसे आता है तुम्हारा दशानन। ठीक है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन आ गया बताओ? रावण। ठीक है, यानी कि बहुब्री समाज के जितने भी उदाहरण होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं, यानी कि योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? योग ऋण शब्द के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ? यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, ऋण, यौगिक, योग ऋण। अगला क्वेश्चन है, दारोगा, तमंचा, बारूद किस भाषा के शब्द हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के। तुर्की भाषा के शब्द और भी हैं, जैसे आ गया तुम्हारा उर्दू। ठीक है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। ठीक है, एक आता है तुम्हारा कैंची, कैंची भी किस भाषा का शब्द है? तुम्हारा उर्दू भाषा का है। एक आता तुम्हारा चेचक। ठीक है, चेचक किस भाषा का शब्द है? तुम्हारा उर्दू भाषा का है। एक आता तुम्हारा बहादुर। ठीक है, बहादुर। ठीक है, बहुत से हैं तुम्हारे तुर्की भाषा के शब्द। ठीक है, उर्दू, कैंची, चेचक, बहादुर। ठीक है, दारोगा, तमंचा और बारूद किसके अंतर्गत आएंगे? तुम्हारे तुर्की भाषा के शब्द आएंगे। ठीक है, विदेशी शब्द। अगला क्वेश्चन है, रागी का तद्भव क्या होगा? ठीक है, आपको बताना चाहिए। रागी, रागी जो शब्द है तुम्हारा वो कैसा है? तत्सम है। कैसा है बताओ? तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा? रानी। ठीक है, क्या बनेगा? रानी। अगला क्वेश्चन है, इंदु और द्युति। ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा इंदु और द्युति।
ठीक है। इंदु जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है? चंद्रमा का। और द्युति जो होता है वो किसका होता है? प्रकाश का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चंद्रमा और प्रकाश के। अगला क्वेश्चन है, स्थूल का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर आएगा, स्थूल का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्थूल का विलोम शब्द क्या आ जाएगा तुम्हारा, बताओ? यानी कि सूक्ष्म हो जाएगा। आपको पता चाहिए कि गहरा, यहां पर आया गहरा, गहरा के विलोम शब्द क्या आते हैं बताओ? गहरा का आता है एक तो तुम्हारा छिचला, ठीक है, गहरा का विलोम शब्द होता है एक तो तुम्हारा छिचला होता है, या फिर आ जाए उथला, ठीक है, गहरा, छिचला, उथला, या फिर आ जाए सतही, ठीक है, सतही। किसके पर्यायवाची होते हैं तुम्हारे, यानी कि विलोम होते हैं, ठीक है। यानी कि स्थूल का विलोम तो होगा सूक्ष्म, ठीक है, गहरे का विलोम क्या होगा? छिछला, उथला और सतही, ठीक है फ्रेंड। अब पूछा यहाँ पर कि जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का होता है तुम्हारा स्थावर, ठीक है, जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। और सुगंध का विलोम क्या होता है बताओ? सुगंध का विलोम होता है तुम्हारा दुर्गंध, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ? कि स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्थूल का आ जाएगा तुम्हारा सूक्ष्म, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सबको जीतने वाला के लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या आएगा? सर्वजीत, ठीक है, यानी कि सबको जीतने वाला सर्वजीत। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इंद्रजीत क्या होता है बताओ? यानी कि जिसने इंद्र को जीत लिया हो, ठीक है। अजय कौन होता है? यानी कि जिसकी कभी यानी कि हार न हुई हो, ठीक है, अजय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। आपको पता चाहिए कि वाक्य के अंग कितने होते हैं बताओ? वाक्य के अंग होते हैं आपके दो, ठीक है, वाक्य के अंग होते हैं दो। एक तो होता है तुम्हारा उद्देश्य, ठीक है, क्या होता है? एक तो उद्देश्य होता है और एक होता है तुम्हारा विधेय, ठीक है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। यहाँ पर भी बात किसकी चल रही है बताओ? यानी कि इस वाक्य में उद्देश्य बताना है, ठीक है। यानी कि आपको पता चाहिए कि उद्देश्य को क्या कहते हैं? कर्ता, ठीक है, क्या कहते हैं? कर्ता, ठीक है। और जो यानी कि उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? विधेय। अब यहाँ पर देखो, यानी कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। यहाँ पर जो आएगा कर्ता कौन सा आ जाएगा? यानी कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसमें देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उद्देश्य क्या है? यानी कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर कर्ता के साथ क्या है? कर्ता का विस्तार आया है, ठीक है फ्रेंड। और जो लास्ट में है वो तुम्हारा सब क्या हो जाएगा तुम्हारा? यानी कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है तुम्हारा? ठीक है, उद्देश्य के बारे में, ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है तुम्हारा? विधेय। ये हो जाएगा तुम्हारा विधेय, ठीक है। और तुम्हारा उद्देश्य क्या हो जाएगा? यानी कि कर्ता, ठीक है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। आज आपको मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हिंदी के, ठीक है फ्रेंड्स, और हर क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या भी की है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हर वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से विस्तार बताया है। करीब मान के चला हर क्वेश्चन से मैंने आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन बता के चले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। आपको भविष्य में बहुत काम आएगा ये चैनल, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको देखो, हर कोई वैसे संडे की छुट्टी करता है कि वीडियो नहीं डालेंगे, पर मैं आपको संडे के दिन भी, यानी कि संडे के दिन भी आपको वीडियो डालता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आज आपकी 2 वीडियो आएंगी। आज तो एक हुई तुम्हारी हिंदी की, ठीक है, और एक आपकी करीब 5 से 6 बजे के बीच में आपकी एक जीएस की, ठीक है, जीएस की मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।